हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर 376 के झूठे आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको 376 के झूठे मुकदमे में बेल किन आधारों पर मिलने वाली है। और दूसरी चीज़ इस वीडियो की कि आखिरकार मुकदमा पूरी तरीके से आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उस एफआईआर को कम्प्लीटली ख़त्म कैसे कर सकते हैं, उस चार्जशीट को कम्प्लीटली कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि आपको 5 साल 10 साल 7 साल ना ट्रायल लड़ना पड़े, ना मुकदमे लड़ने पड़े, ना ही कोर्ट जाना पड़े और मुकदमा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर डेफिनेटली मुझसे मिल सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। जी हाँ, अपॉइंटमेंट बिल्कुल पेड होगी। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 376 का झूठा मुकदमा हो गया आपके अगेंस्ट। आपने कहा कि मैं कंसेंशुअल रिलेशनशिप में था, किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में था और उसने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लिखा दिए। ठीक है, ये दूसरी चीज़ ये होती कि आपके ऊपर फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज का जो है एलिगेशन लगाया जाता है, फिर मुकदमे हो जाते हैं, या फिर आपने किया ही नहीं होता है तब भी आपके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं किसी दुश्मनी वगैरह के आधार पर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इससे निजात कैसे पानी है, बेल कैसे मिलनी है। देखिए, सबसे पहले जैसे एफआईआर लिखाई गई है, एफआईआर को आपको ध्यान से पढ़ना है और एफआईआर में देखना है कि उसने क्या टाइम लिखा हुआ है, क्या डेट लिखा हुआ है, क्या प्लेस लिखा हुआ है, किन किन लोगों का नाम लिखा हुआ है, किन किन लोगों का रोल बताया हुआ है और किन किन का नहीं बताया हुआ है। ठीक है, जो घटना में शामिल थी। ठीक है, सबसे पहले जब एफआईआर में उसने जिस दिन की घटना दिखाई है, अब आपको देखना है कि जिस दिन की घटना दिखाई गई है उस दिन आप कहाँ पर थे, आप उस शहर में थे, उस मोहल्ले में थे या नहीं थे। अगर नहीं थे तो आप कहाँ पर थे, इसके एविडेंसेस आप लाके कोर्ट में प्रोड्यूस करें, पुलिस के समक्ष प्रोड्यूस करें, अपने आईओ को दें। ठीक, अब जो टाइम बताई गई है वो टाइम पर देखिए कि आप अपने ऑफिस में लॉगिन करके बैठे थे या नहीं थे, या होटल में कहीं दूसरे होटल में पार्टी कर रहे थे और घटना कहीं और कुछ किसी दूसरे शहर की है। कई बार ऐसा देखा गया है कि 376 के एफआईआर में ये होता है कि लड़का विदेश में है लेकिन उसके ऊपर 376 की एफआईआर इंडिया में लिखा दी गई। क्यों लिखा दी गई? क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती एफआईआर लिखने से पहले, सिर्फ लड़के पक्ष को प्रताड़ित और हैरेस किया जाता है। तो आपको एफआईआर में देखना है कि टाइम, प्लेस, डेट प्रॉपरली मेंशन है कि नहीं मेंशन है। अगर ये सारी चीज़ें एफआईआर में अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं मेंशन है तो डेफिनेटली आपकी एफआईआर क्वैश भी होने वाली है और बेल भी मिलने वाली है। दूसरी चीज़, जहाँ पर लड़की का 161 का और 164 का स्टेटमेंट हो गया है, वहाँ पर क्या करना है, 161 के स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट गिवन इन फ्रंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर है, उसको प्रॉपरली पढ़ना है कि उसमें लड़की ने क्या कहा है। उसमें जनरली लड़के के अगेंस्ट ही लड़की कह रही होती है, क्योंकि पुलिस वालों का प्रेशर होता है, भय होता है, उस भय के कारण महिला उस लड़के के विरुद्ध बोलती है। 164 में देख लेना है कि 164 और 161 का जो वर्जन है, जो उसने अपना 161 और 164 में स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट उसकी एफआईआर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो स्टेटमेंट उसकी एफआईआर से मैच नहीं कर रहा है, यानी कि एफआईआर के कंटेंट कुछ और हैं। ठीक है, एफआईआर में उसने कहा कि इसने मुझे सेक्सुअली अब्यूज किया और 161-64 में कह दिया कि दैट ही वाज इन लव विद मी। तो ये समझिए कि एफआईआर के कंटेंट अलग हैं, 161 का कंटेंट अलग है, 164 का कंटेंट एकदम अलग है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको उसकी कॉन्ट्रडिक्शन और कोराबरेशन को रीड आउट करना है, यानी कि समर्थन क्या है एफआईआर के कंटेंट को 164 और 161 के बयान का। अगर नहीं है समर्थन उस 161 और 164 द्वारा उस एफआईआर के वर्जन को, तो आपको यहाँ पर बेल मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी होगी। और देखिए, तीसरा सबसे जो बड़ा आधार होता है 376 के मामले में बेल पाने का, बेल पाने का आधार क्या होता है कि मेडिकल, जैसे लड़की का है, मेडिकल कराया, मान लीजिए मेडिकल में कुछ नहीं निकल कर आया। अब जब मेडिकल में कुछ भी नहीं निकल कर आया है और आप कह रही हो कि आपके साथ बलात्कार जैसी घटना कारित हुई है, तो जब मेडिकल में कुछ नहीं निकल के आया तो आखिरकार किसी निर्दोष व्यक्ति को, जिसने कुछ किया ही नहीं, मेडिकल में साबित ही नहीं हो रहा है, बॉडी पर कोई इंजरी नहीं है, आपके प्राइवेट पार्ट्स में कोई इंजरी नहीं, हाइमन एकदम इंटैक्ट है, कोई इशू नहीं है, तो
तो आखिरकार किसी को जेल में क्यों रखा जाएगा। तो अगर मेडिकल में इस तरीके की इश्यूज़ हैं तो भी आपको 110% बेल मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो जहाँ पर मेडिकल नहीं है तो वहाँ पर आपको बेल पूरी मिल जाएगी, या मेडिकल कराया है तो मेडिकल मैच नहीं हो रहा तो बेल मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर मिलती है। और एक चीज़ और देखनी है कि एफआईआर कितने ज़्यादा डिले से कराई है। अगर एफआईआर मान लो 6 महीने बाद करा दी ताकि डीएनए रिपोर्ट में भी कुछ ना आए, अगर हुआ हो तो जानबूझ के सिर्फ हैरेस करने के लिए, तब भी आपको बेल पूरी तरीके से मिल सकती है। हाँ, विटनेस की बात करूं तो रेप में जनरली कोई आई विटनेस नहीं होता, लेकिन कुछ बड़बोले लोग जो होते हैं वो कहते हैं मैंने होते हुए देखा है, क्योंकि रेप हमेशा प्राइवेट प्लेस पर होता है, ठीक है, तो इसमें कोई आई विटनेस जनरली होता नहीं है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बेल दिला सकती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और देखिए, आजकल चैटिंग का युग है, तो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रही होती है और उसमें उनके द्वारा ही सेक्सुअल प्रपोजल दिया जाता है कि आप मेरे साथ इंटीमेसी करिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करिए। तो ये सारे एविडेंसेस अगर आपके पास अवेलेबल हैं जिसमें लड़की स्वयं से कह रही है कि आप मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए, तो ये एफआईआर क्वेश्चनिंग का भी ग्राउंड है और बेल का भी ग्राउंड है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे ग्राउंड्स जो मैंने आपको बता दिए बेल के ग्राउंड है। अब दूसरा पार्ट हमारे वीडियो का कि आपका मुकदमा कंप्लीटली खत्म कैसे हो जाएगा, जो झूठा मुकदमा आपके खिलाफ लिखाया गया वो खत्म कैसे होगा, क्योंकि ट्रायल की बात करेंगे तो ट्रायल बहुत लंबा चलेगा, 4-5 साल 7 साल मिनिमम चलेगा, फिर उसके बाद सजा होगी, आपकी पूरी ज़िंदगी नष्ट हो जाएगी, जवानी जेल में बीतने वाली हो जाएगी और बुढ़ापे में निकल कर आओगे, क्योंकि इसमें पनिशमेंट हैवी है। और कहीं बुढ़ापे में अगर 50-55 साल की उम्र में जेल चले गए तो फिर तो मर के ही निकलोगे, तो फिक्स हो जाता है। इसलिए आप इस एफआईआर को जो फॉल्स तरीके से आपके अगेंस्ट लिखाई गई 376 की या किसी भी सेक्शन में जो झूठी एफआईआर आपके अगेंस्ट लिखाई गई है, उसको आपको 482 सीआरपीसी में ऑनरेबल हाई कोर्ट आना है। एफआईआर की स्टेज पे आपको एफआईआर क्वेश्चनिंग करानी है, यानी कि उस एफआईआर को कोर्ट को बताना है कि जो भी एफआईआर मेरे विरुद्ध लिखाई गई है वो कम्प्लीटली फॉल्स है, फ्रिवलेस है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, मेरे पास सारे के सारे सबूत रखे हुए हैं, ठीक है। अब वो सारे एविडेंसेस जो भी आपके पास है, जैसे जिस दिन की घटना दिखाई गई है उस दिन आप विदेश में थे या दूसरे शहर में, अगर ये है ठीक है तो मतलब रेप हुआ ही नहीं है। सीडीआर लोकेशन में कुछ भी निकल के ही नहीं आ रहा है, मतलब रेप नहीं हुआ है। एफआईआर बहुत ज़्यादा डिले से है तो मतलब रेप नहीं हुआ है। विटनेस तो जनरली होता ही नहीं है। 161-64 कंप्लीटली अलग है। मेडिकल में कुछ हो नहीं रहा है, मेडिकल कभी कभी कराने से मना कर दिया है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है जिसमें वो आपको खुद कह रहे हैं कि दैट मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करो, ऑडियो की आपने ट्रांसक्रिप्ट लगा रखी है। ये सारे के सारे सबूत जब आप ऑनरेबल कोर्ट को देते हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट को देते हो, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जजेस बैठे हुए, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, दे विल कंसिडर दीज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस की आपके द्वारा कोई भी घटना ऐसी कारित नहीं करी गई है जो इस पर्टिकुलर एफआईआर में बताई गई है, इसलिए इस एफआईआर को क्वेश किया जाता है। तो जब वहां पर एफआईआर कंप्लीटली क्वेश हो जाएगी, आपका मुकदमा अब नहीं चलेगा, आप मुकदमे से बरी हो जाएंगे, मुकदमा खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके अगेंस्ट जब भी फॉल्स एफआईआर हो 376 के एलिगेशन में या किसी अन्य नेचर के एलिगेशन में, तो जब भी आपके पास अगर सबूत हो, किसी के भी कहने पर आप ट्रायल फेस करने मत जाओ, हाई कोर्ट आओ और अपने इस ट्रायल को कंप्लीटली ख़त्म कराओ, एकदम कंप्लीटली 482 में एफआईआर क्वेश करा के मुकदमा क्लोज करा लो। अब दूसरी स्टेज एक ध्यान रखिएगा, अगर एफआईआर आपने लिखा दी, एफआईआर किसी ने लिखा दिया आपके विरुद्ध और एफआईआर क्वेश्चन की स्टेज पर किसी रीज़न की वजह से एफआईआर नहीं क्वेश हो पाई, मान लो कोर्ट ने कह दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन कराइए। इन्वेस्टिगेशन अगर होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद भी आपके पास ऑप्शन है, जब चार्जशीट पुलिस वाला दाखिल कर दे तो आप चार्जशीट क्वेश्चनिंग में चले आइए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, चार्जशीट क्वेश्चनिंग में आने के बाद चार्जशीट अगर नहीं क्वेश हो रही है आपकी, तो आप वहाँ पर लोअर कोर्ट में डिस्चार्ज दाखिल करिए, उसके बाद आप क्रिमिनल रिवीजन दाखिल कर लीजिए। और अगर आप ट्रायल लंबा सच में खींचना चाहते हो, जहाँ आप फंसे हुए हो उसके भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो जर्नली फंसे हुए हो, गलत तरीके से आपने अगर कोई कृत्य कर रखा है तो वहाँ पर मेरी तरफ से किसी प्रकार का सहयोग नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप झूठे मुकदमे में फंसे हो तो डेफिनेटली सजेशन सहयोग मेरा है, लेकिन फिर भी घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को मोटिवेट करेगा। अगर इस वीडियो से कुछ
जानकारी आपने हासिल करी है, ज़रा से भी मोटिवेशन मिली है कि आप लड़ सकते हैं झूठे मुकदमों के विरुद्ध, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो करना। आप लोगों को मेरे सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।